Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to start a very basic chapter of the organic chemistry, that is General Organic Chemistry. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए खेल बन सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो होता है कि हर चैप्टर में हमें अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ते हैं, कितना कुछ मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि अगर आपने जीओसी के ऊपर मास्टरी कर ली तो बाकी रिएक्शन समझनी बहुत आसान हो जाती है। इसी वजह से इस चैप्टर को हम सबसे पहले कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर मास्टरी हासिल करेंगे ताकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आसान लगे और समझना आसान रहे। So let me just share the screen with you all and here we are. Yeah. So this is General Organic Chemistry. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हमारे दो मेन मोटिव्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लेकिन इन दोनों चीजों को अभी के लिए मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो हम सबको मालूम है कि हम पढ़ते हैं बहुत सारी रिएक्शंस, है ना। अब रिएक्शन होती क्या है पहले तो उसके बारे में जानते हैं। ए बी और एक्स वाई, ये हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, और ये मिलके क्या बना रही हैं, ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी रिएक्शन है जिसमें ए बी और एक्स वाई मिलके क्या बना रहे हैं, ए एक्स और बी वाई। कोई भी रिएक्शन है उसमें होता क्या है, ए और बी यानी कि पुराना बॉन्ड, ए और बी का पुराना बॉन्ड, एक्स और वाई का पुराना बॉन्ड, ठीक है, ये टूटते हैं। यानी कि हमारे पास पुराने बॉन्ड टूटते हैं किसी भी रिएक्शन में और उसकी जगह पे होता क्या है, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो पुराने बॉन्ड टूट के क्या होता है, हमारे पास नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ये कोई भी रिएक्शन का एक बेसिक सा लेआउट होता है। अब ये रिएक्शन कुछ ना कुछ तरीके से हुई होगी, ऐसे तो है नहीं कि ए बी पे एक्स वाई डाला और सीधा ए एक्स और बी वाई बन गया, है ना। कुछ ना कुछ तो इसका रह रहा होगा। तो वही हम देख रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, फिर आती है बात रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये बेसिकली हर एक स्टेप जो भी उस रिएक्शन में लगा होगा उसका हम एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, कैसे कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी, उसका हम एक हाइपोथेटिकल सा मैकेनिज्म देते हैं, एक हाइपोथेटिकल सा आइडिया देते हैं। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर से किधर हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर से किधर हो रही है, क्या एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, क्या उसमें रेट इन्वॉल्व हो रहा है, यानी काइनेटिक्स क्या है उस रिएक्शन की, ठीक है, एनर्जेटिक्स क्या इन्वॉल्व हो रही है हर स्टेप में। इन सब का अकाउंट हमें कौन देता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है उसमें पुराने बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बनते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म उसी का एक हाइपोथेटिकल हमें अकाउंट देता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की, ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, दो तरीके का होता है। हम नॉर्मली तो ये पढ़ते हैं ना कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक क्या होता है, रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दो चीजें क्या है, रिएक्टेंट ही हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग है। सबस्ट्रेट क्या है, वन और वन विच इज बीइंग अटैक्ड, ऐसा रिएक्टेंट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है या जिसको हम अटेंशन में रख रहे हैं, विच इज गिवन अटेंशन, विच इज बीइंग अटैक्ड, वो क्या है, सबस्ट्रेट। और जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, विच अटैक्स द सबस्ट्रेट, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, उस वाले रिएक्टेंट को हम बोलते हैं रिएजेंट। तो इस तरीके से रिएक्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है और रिएजेंट वो जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। देन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हम किसको इन्वॉल्व करते हैं,
ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सीक्वेंशियल स्टेप्स बताते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं और इसी को इसी अरेंजमेंट में पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन की, कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है। उसके बाद बॉन्ड टूटकर क्या कोई बीच में कुछ और बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर उसमें क्या क्या इफेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर पढ़नी है। ठीक है। आज की क्लास में हम बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होती है। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन एक ही बात है। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन एक ही बात है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। मतलब ये कि जैसे अगर आपके पास ए और बी का बॉन्ड है, आपको पता है कोई भी बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर तो एक इलेक्ट्रॉन टूट के एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकल के ए के पास गया और एक गया बी के पास, यानी ये बिल्कुल सिमेट्रिक क्लीवेज हो रही है बॉन्ड की, तो हमारे पास इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज किसको बोलते हैं, कि अगर हमारे पास एसिमेट्रिक क्लीवेज हो रही है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो इधर बी के पास चले जाएं या ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए के पास आ जाए। ठीक है। अगर तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो हम उसको होमोलिटिक बोलते हैं। अगर हमारे पास बराबर बराबर नहीं जा रहे, ठीक है, सिमेट्री नहीं है उसमें बॉन्ड क्लीव करने में, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक में अगर हम देखें तो हमारे पास ए रेडिकल और बी रेडिकल बन रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए के पास एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, तो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स बी के पास चले गए, तो ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव और बी के ऊपर आ गया नेगेटिव। यहाँ पे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स ए के पास आ गए और बी के ऊपर आ गया पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का प्रोडक्शन होता है। हेट्रोलिटिक में हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और होमोलिटिक में हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है या ये जो रेडिकल्स हैं, ये बेसिकली है क्या। ये बेसिकली है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, यही है ना, जिसके ऊपर अटैक हो रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट के ऊपर अगर आप रिएजेंट का अटैक करवाते हो, रिएजेंट यानी कोई अटैकिंग स्पीशी डालते हो, अटैकिंग रिएक्टेंट डाल रहे हो, अटैकिंग रिएजेंट डाल रहे हो, तो ये रिएक्शन कई बार सिर्फ एक स्टेप में नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स, और ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से होती है, कुछ कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनके पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट फिर इतना ज्यादा स्टेबल तो होता नहीं है। ठीक है। इंटरमीडिएट क्यों नहीं स्टेबल होता, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये अपने इन्वायरमेंट में किसी भी स्पीशी के साथ रिएक्ट करके फटाफट क्या दे देगा, प्रोडक्ट। इन्वायरमेंट में ये किसी के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जो कि एक स्टेप में नहीं हो रही है, स्टेप्स के साथ हो रही है, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है या कुछ और स्टेप्स आ रहे हैं, वो रिएक्शंस होती हैं कॉम्प्लेक्स। और नॉर्मली हमारे पास जो मेजोरिटी रिएक्शंस की होती है वो कॉम्प्लेक्स की ही होती है। तो इसी वजह से इन इंटरमीडिएट्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी मैकेनिज्म है, मैंने पहले भी बताया कि ये हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट को आइसोलेट करना, इसको बाहर निकाल लेना रिएक्शन मिक्सचर से, ये कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। ठीक है ना। तो जो हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बेसिकली एक हाइपोथेटिकली है, वो हम सोचते हैं, वो हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये रिएक्शन इस तरीके से हुई होगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट्स के ऊपर कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, सबके बारे में हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देखनी है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की आप हेडिंग बनाइए।
यहाँ पे हमारे पास पहला है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कार्ब एनाइन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, देन फ्री रेडिकल, जिसका ऊपर ही मैंने जिक्र किया होमोलिटिक में। देन आता है हमारे पास कार्बिन, देन नाइट्रीन, और उसके बाद बेंजाइन। ये हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं 6, जिनके बारे में हमें करनी है बिल्कुल ब्रीफ ब्रीफ में डिस्कशन। उसके बाद क्वेश्चंस के जरिए इनका जिक्र होता रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। ठीक है, कार्बोकेटाइन से भी पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गई ऊपर, और वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। तो मैं भूल जाऊंगी, तो मेरे को अभी ये करवाने दे दो। जैसे देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे CF है यहाँ पे, A B C। तो जस्ट सपोज यहाँ पे कोई चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है कोई डी स्पीशी आ रही है, ठीक है, कोई भी डी स्पीशी आ रही है और इसको करना है अटैक। तो यहाँ पे ये डी इसके ऊपर अटैक करेगा और ये फ्लोरीन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डी ने अटैक किया और फ्लोरीन साथ के साथ निकल गया। ठीक है, ये बीच की अवस्था भी हमें देखनी है कि क्या हो सकता है उसके बीच में। कई बार क्या होता है कि जैसे ये डी ने अटैक किया सी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड फॉर्म होने लगा और एफ का बॉन्ड जो है वो वीक होने लगा। जैसे जैसे डी अप्रोच कर रहा था सी को, वैसे वैसे फ्लोरीन जो था वो क्लोरीन से एफ जो है वो सी से दूर जाने लगा। एक मिनट रुकिए, मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया। जैसे ये देखो डी है ना, डी जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है सी को, वैसे वैसे एफ जो है वो सी से दूर जा रहा है। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस स्टेज में क्या है, सी और एफ का, कार्बन और एफ का बॉन्ड टूट रहा है, और हमारे पास कार्बन और डी का बॉन्ड बन रहा है। ये कार्बन नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ भी आप ले सकते हो, मैं इसको कार्बन बोल रही हूँ। तो आप कंसेप्ट समझिए कि एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक बॉन्ड क्या है, फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है। और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड वीक होते होते ये एफ जो है ये बाहर निकल जाएगा किसी तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे डी आके लग जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये एक बीच की अवस्था जिसमें हमारे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, लेकिन बॉन्ड्स पार्शली ब्रेक हो रहे होते हैं और पार्शली फॉर्म हो रहे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के ऊपर जो सवाल आ सकता है, पहले हम वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ग्राफ है आपके पास एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे है हमारे पास एनर्जी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी। जस्ट सपोज ये है। अब इसके बाद हम सबको मालूम है कि इसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। खैर हम उन डिटेल्स में तो नहीं जा रहे, पर हम नॉर्मल देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से हाई होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेट किसी भी सिस्टम में बन रही है तो क्या होगा। यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो हम उसको इस तरीके से बना देंगे। जस्ट सपोज POR का मतलब है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जस्ट सपोज हमारे पास किसी भी सिस्टम में दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जैसे एक ट्रांजिशन स्टेट ये, ठीक है, और एक ट्रांजिशन स्टेट ये दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, पहले वाले की एनर्जी ज्यादा है, दूसरे वाले की एनर्जी कम है कंपैरेटिवली। और ये जो बीच में हमें दिख रहा है डाउन, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास सिस्टम में दो ट्रांजिशन स्टेट है तो वहां पे एक इंटरमीडिएट पक्का होगा। अगर एक ट्रांजिशन स्टेट है तो जीरो इंटरमीडिएट। ये आपको कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जहां पे भी आपको दिख रहा है कि किसी भी सिस्टम में एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो वहां आपको देखना है कि उसमें हमेशा जीरो इंटरमीडिएट होगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा। अगर दो ट्रांजिशन स्टेट है तो हमेशा एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा मिलेगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 ट्रांजिशन स्टेट है तो 2 इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे, और ये पीवाईक्यूज में है, जेई का अगर बात करें। ठीक है। 4 ट्रांजिशन स्टेट है तो 3 इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इसी तरीके से जितनी मर्जी आपको ट्रांजिशन स्टेट दी गई हो, आपको उससे एक कम इंटरमीडिएट बना देना है। और इंटरमीडिएट कैसे बनेगा वो आपको पता है कि एक आपको डाउन शो करना है। जस्ट सपोज अगर 3 ट्रांजिशन स्टेट है तो 1 2 3, ये आगे, ये 2 इंटरमीडिएट शो कर दिए, और ये क्या है, 3 ट्रांजिशन स्टेट। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ आ गया, आप इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो कि जितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है उससे एक कम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट। अब फाइनली हम मूव कर सकते हैं किसकी तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ। कार्बोकेटाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन का ना एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ जरा। हाँ, तो देखिए जरा, कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना, कि जैसे सपोज इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। पहले कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम या कार्बीनियम आयन के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट अभी भी अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको कार्बोनियम कार्बीनियम सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो इसलिए था क्योंकि ईएम को हम यूज करते थे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि जैसे सपोज जैसे हम बात करते हैं अमोनियम, है ना, तो अमोनियम में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे OH, इसको ओजोनियम बोलते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके नाम के आगे ईयम ईयम लगता था, इसी वजह से कार्बन वाले को हम क्या बोल देते थे, कार्बोनियम कार्बीनियम। बट लेटर ऑन ये कंसेप्ट जो था वो डिस्कार्ड कर दिया गया इस वाले केस के लिए। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट लगाया गया कि इसको एमोनियम या इसको ओजोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसके आगे ईएम लगा रहे हैं और इसको एमोनियम बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है लेकिन ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से हम इसको ओजोनियम बोल रहे हैं। लेकिन कार्बन के केस में उसकी वैलेंसी 4 है पर वो तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए उसके लिए कार्बोनियम या कार्बीनियम यूज करना गलत बात है। तो इसलिए ये आइडिया डिस्कार्ड कर दिया गया था। बट फिर भी हम देखते हैं हमारी कई बुक्स में कार्बोनियम कार्बीनियम टर्म अभी भी यूज की जाती है। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, वो आपको ध्यान रखना है। इवन एक कार्ल एंड सैनबर्ग की बुक आती है, उसके भी ओल्ड एडिशन में यही आपको देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब इसको कार्बोनियम कार्बीनियम नहीं बोल सकते तो क्या बोले, फिर इसको बोला गया कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन ही एक करेक्ट वर्ड है। ठीक है जी, कार्बोकेटाइन इसके लिए हम यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। नॉर्मल अगर आपके पास कोई भी एक, मैं बना रही हूँ ये मॉलिक्यूल CH3F का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बॉन्ड अगर टूट जाए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन लेके निकल जाए, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है C पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। और F नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, चलो वो तो अलग बात है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोकेटाइन। 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आपको मालूम है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, 120 डिग्री का एंगल होगा। तो हम इसको उसी तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर में बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, ये होगा एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे पहले 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की 109 डिग्री 48 मिनट्स इसका एंगल था। जब इसमें से एक बॉन्ड हटा दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, इसका एंगल चेंज हो गया और इसकी शेप भी चेंज होगी, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 120 डिग्री, इसका क्या होता है एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसकी स्ट्रक्चर। देन कार्बोकेटाइन के पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हम ये देखें कि कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वी कैन सी कि यहाँ पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्पीशी कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ठीक है,
इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए ये एज अ ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है। ल्यूइस एसिड क्या, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है एज वेल एज एक ल्यूइस एसिड की तरह ये काम करता है। अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में, कार्ब एनायन के बारे में। तो कार्ब एनायन क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज हमारे पास कोई भी एक एटम लगा हुआ है, 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही कार्बन ले ले, ठीक है, तो हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये एक लोन पेयर आ गया जो कि अगेन स्टेरिक नंबर 4 बना रहा है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल ही इसकी ज्योमेट्री रहे। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। तो कार्बेनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं होती है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। देन कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन पढ़ने के बाद हम देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में, कि कार्बन फ्री रेडिकल कैसे होता है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव या कार्बन के ऊपर नेगेटिव कैसे आ रहा है, कौन सी फिजन की वजह से आ रहा है, हेट्रोलिटिक फिजन की वजह से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये स्पीशी लेके जा रही है, अगर एफ लेके जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, या कोई भी एटम अपने पास से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कार्बन के, तो वो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। और अगर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ रहे हैं तो वो कार्बेनाइन फॉर्म कर रहा है, हो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ही रही है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिश हुक्ड एरो से हम शो करेंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन जाता है, CH3 रेडिकल बाहर निकल जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये फ्री रेडिकल होने की वजह से ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें 1 2 3, 3 स्टेरिक नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ज्योमेट्री की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी। ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ये आपको याद रखना है, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देंगे। अब हम देखते हैं कार्बीन। कार्बीन क्या है, कार्बीन एक न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशी है। कार्बीन क्या है, एक न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशी, जिसमें कार्बन बॉन्ड किसके साथ बना के बैठा होता है, कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 monovalent atoms, carbon is bonded to 2 monovalent atoms or groups and is surrounded by sextet of electrons। sextet मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, ये हम देखते हैं। जस्ट सपोज जैसे CH2, ये मिथाइलिन रेडिकल की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ 2 मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर देखो, पता है ना कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं वैलेंस में, तो 1 2 3 4, 2 तो ये मोनोवेलेंट के साथ जुड़े हुए हैं और 2 इसके पास एज इट इज पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रॉन का देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंड होता है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंड होता है। इस वाले रेडिकल का नाम है मिथाइलिन फ्री रेडिकल। और अगर CCl2 की बात करें तो ये हमारे पास होता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब ये एक ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कार्बीन की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी होती है वो अभी हम जानते हैं। कार्बीन की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बीन
और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। एक को हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, एक को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन। देखो, दो मोनोवेलेंट एटम्स तो लगे ही होंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दोनों के दोनों कार्बन है, तो इस तरीके से तो होंगी। पर एक की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है लेकिन एक की हाइब्रिडाइजेशन sp है, ऐसा क्यों है ये हमें देखना है। कार्बन के साथ दो मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल में अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका स्टेरिक नंबर 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास इसका स्टेरिक नंबर 3 आ गया, तो 3 के कोरिस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है वो एक में ना होके, वो एक ऑर्बिटल में ना हो गए, दो अलग अलग पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp। आपको पता है ना, फ्री रेडिकल को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन लोन पेयर को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, दो सिग्मा बॉन्ड्स क्या कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड क्या शो कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन और ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, डाया मैग्नेटिक, और इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे हम इसकी शेप की अगर बात करें, तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन हो रही है। जस्ट लेट मी टेक द अनदर पेन। ये रिपल्शन होने की वजह से इसकी जो शेप है वो आ रही है बेंट। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रक्चर इसकी होती है लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। क्लियर दैट। ये एज अ केटायन की तरह काम करता है, ठीक है, केटायन का रोल अदा करता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे खाली पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े होने की वजह से ये एज अ बाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है। तो ये कार्बीन की फिलॉसफी है। और एक और चीज, हम इसको जो बोलते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2s+1। ये s शो करता है कि कितनी अनपेयर्ड स्पिन है, तो यहाँ पे कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें तो 2s+1 स्पिन हमारे पास कितनी है, स्पिन अगर हम देखें तो हाफ और हाफ है ना, तो यहाँ पे स्पिन हाफ और हाफ क्या आ गई 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो इसकी वजह से ये एक ट्रिपलेट कार्बन, तो 2s+1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 20+1, ठीक है। ये देखिए, इसकी हाफ स्पिन और हाफ स्पिन, हाफ और हाफ क्या बनाता है 1, तो इसलिए s हमारे पास क्या गया 1। यहाँ पे कोई भी स्पिन ऐसे नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें तो अगर एक की हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में पड़े होने की वजह से इनकी स्पिन अगर एक की प्लस हाफ है दूसरे की क्या होगी माइनस हाफ, तो हाफ माइनस हाफ क्या आएगा 0। और यहाँ पे दोनों के दोनों, एक की हाफ तो दूसरे की भी हाफ, हाफ प्लस हाफ क्या गया 1, तो इस वजह से यहाँ पे s की वैल्यू 1 है और यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये सिंगलेट कार्बन कहला रहा है और ये क्या कहला रहा है, ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है जी। ये मेन था हमारे पास कार्बीन के लिए। अब हम देखते हैं नाइट्रीन के लिए। नाइट्रीन के लिए अब चेकआउट करते हैं। नाइट्रीन भी एक ऑर्गेनिक स्पीशी है। नाइट्रीन क्या है, एक ऑर्गेनिक स्पीशी, जैसे RN और ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक बॉन्ड बना होता है, ये भी हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी है, यूनिवेलेंट है, जिससे कार्बन डाइवेलेंट था, ये क्या है यूनिवेलेंट, एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन, और ये है क्या, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। क्या होगा यहाँ पे, एक बॉन्ड जुड़ा होगा और टू हमारे पास क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो होंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक हमारे पास क्या होगा बॉन्ड। अगेन हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें
तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्बीन और नाइट्रीन जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बचता है, दैट इज बेंजाइन। बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन के बारे में अब हम देखते हैं। तो दिस इज बेंजाइन, ये बेंजीन, और अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड बना हो इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। ये भी एरोमेटिक है, अगर हम चेक करें एरोमेटिक की कंडीशंस जो होती है, हक्कल्स रूल, 4n+2 पाई रूल, sp2 में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, सब चीजें यहाँ पे हैं, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इसको हम इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनता है। p ऑर्बिटल की ओवरलैप से हमारे पास 5 बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, पर ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है? ये बन रहा है परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल से। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग अगर मैं बनाऊं तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े हुए हैं। इसके बाद जस्ट सपोज कि ये एक एक पी इनका ऑर्बिटल आ रहा है और इनकी ऊपर वाली लोब ऊपर से रिएक्ट कर रही है, नीचे वाली नीचे से करके ये पाई क्लाउड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला ऊपर के साथ रिएक्ट करता है इस तरीके से। तो एक आपके पास, आपको पता है हर कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल है, एक px और एक p1। ठीक है, px px के ओवरलैप से मान लीजिए ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स बन गए, तो ये py वाला जो इसके परपेंडिकुलर में पड़ा है वो बॉन्ड बना रहा होगा यहाँ पे। तो रिंग में क्या है? स्ट्रेन आ जाता है, रिंग में स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम बेंजाइन को एज अ इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, इंटरमीडिएट की तरह इसको मानते हैं। और मोर ओवर बेंजाइन जो है वो ट्रैप भी नहीं हो पाता, ट्रैप नहीं कर सकते हम इसको, इजिली ट्रैप नहीं कर सकते। हालांकि डायजोल्डर रिएक्शन ये सब हम मास्टर्स में पढ़ते हैं कि डायजोल्डर रिएक्शन में हम कर रहे हैं किस तरीके से है, वो बात की बातें हैं, बट स्टिल बेंजाइन कैन नॉट बी इजिली ट्रैप्ड। क्लियर दैट? तो अभी तक हमने किए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अब हम आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, जहां पे हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक बॉन्ड बना के दिखाती हूँ, CH3 और CH3 का। ये क्या है? यहाँ पे आप ये चेकआउट कर सकते हो कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है? एक नॉन पोलर बॉन्ड। और अगर यही कहीं CH3 CH2 और इसके साथ मैं क्लोरीन लगा दूं तो यही कार्बन और कार्बन का बॉन्ड पोलर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि जो कार्बन सबसे नजदीक है क्लोरीन के, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और जो थोड़ा सा दूर है उसके ऊपर थोड़ी सी कम डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। जो सबसे नजदीक है वो ज्यादा खींचा जाएगा क्लोरीन की तरफ, तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो थोड़ा सा दूर है उसके ऊपर कम आएगा। सो डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम आगे चेन बनाते हैं तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव सबसे ज्यादा नजदीक वाले पे था, दूर दूर जाते जाते ये पॉजिटिव जो है वो कम होता रहता है। तो इस वजह से कि एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है या कंप्लीटली ड्रिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं होता। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होती है, पार्शियल बनता है, इसीलिए डेल्टा लिखा है। और एक और इसकी मेन कंडीशन होती है कि ये हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड में ही बनता है, और 3 कार्बन के बाद हम इसका इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल मान सकते हैं। तीसरे कार्बन के ऊपर भी बहुत निग्लिजिबल होता है वैसे तो, बट स्टिल 3rd कार्बन एटम के बाद हम इसको ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का हो सकता है, प्लस साइन और माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन को भी अवॉइड करूं, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो इसके ऊपर डेल्टा 1 नेगेटिव, फिर इसको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, फिर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। ठीक है ना, कि अगर ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसके ऊपर डेल्टा 1 नेगेटिव, देन डेल्टा 2 नेगेटिव, देन डेल्टा 3 नेगेटिव। अगर हम माइनस आई की बात करें, ठीक है, माइनस आई
का मतलब क्या है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन लेटर ऑन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। तो अगेन बात सेम वही है कि जो सबसे नजदीक होगा वही सबसे ज्यादा लपेट में आएगा। तो डेल्टा वन नेगेटिव ज्यादा होगा, डेल्टा टू नेगेटिव उससे कम, फिर डेल्टा थ्री नेगेटिव उससे कम, उसके आगे तो हम निग्लिजिबल ही मानते हैं। वैसे ही माइनस आई इफेक्ट में क्या है कि डेल्टा वन पॉजिटिव ज्यादा, फिर डेल्टा टू पॉजिटिव ज्यादा, फिर डेल्टा थ्री पॉजिटिव ज्यादा। तो ये हमारे पास प्लस आई और माइनस आई का हिसाब होता है। इसके अलावा यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइड्रोजन का, कुछ कुछ मेन चीजें आपको याद रखनी है। इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का हम ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ठीक है। माइनस आई वाले ग्रुप्स आप लिख लीजिए। वैसे तो आपको पता है कि जैसे जस्ट सपोज आपके पास है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। वैसे ही Nr3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, Sr2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो जो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं, मैंने लिस्ट भी रखी हुई है, वो आप लिख लीजिए कि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम ज्यादा बोलेंगे। फिर ये CHO, COOH, इन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। FCl, BRI ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और ये माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे। वैसे ही अगर हम प्लस आई की बात करें तो CH2 नेगेटिव, फिर हमारे पास NH नेगेटिव, देन देन O नेगेटिव, देन COO नेगेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कहीं नहीं ओला कार, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके सब क्या है, प्लस आई इफेक्ट जनरेट करते हैं। माइनस CH2 नेगेटिव, माइनस NH नेगेटिव, माइनस O नेगेटिव, माइनस माइनस बोली जा रही है, ये सब क्या है, बॉन्ड्स। तो ये सब प्लस आई, यानी ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जो आ सकती है वो आ सकती है कि अगर आपको टर्शरी ग्रुप दिया हुआ है या सेकेंडरी दे रखा है या 1 डिग्री दे रखा है, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। वैसे ही अगर ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और प्रोटियम में से देखना हो तो ट्रीटियम का प्लस आई सबसे ज्यादा, देन ड्यूटीरियम का, देन आपके पास किसका होगा, प्रोटियम का। तो ये है प्लस आई का कुछ आपको जो ध्यान में रखना है। नॉर्मली कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है वो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट ही शो करता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट ही शो करता है, एक्सेप्ट फॉर द कार्बन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कार्बन का बॉन्ड होता है मेटल के साथ, वहां पे ये जो आर ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट्स होते हैं वैसे ये, ठीक है। वैसे ही एल्काइल लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आर वहां पे माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वहां पे अगर आपको आर दिख रहा है वो माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, अदरवाइज एल्काइल ग्रुप हमेशा ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर दैट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चंस के जरिए प्लस आई माइनस आई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स। देखो हमारे पास क्या है, वैसे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे H पॉजिटिव का बाहर निकलना हमें ये बताएगा कि वो कितना एसिडिक है कितना नहीं। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे सो दैट ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाए। तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं पीएच में भी कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पीएच क्या होती है, कम। ऐसा क्यों, क्योंकि पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस साइन की वजह से उल्टा इफेक्ट होता है, अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच क्या होगी, कम होगी। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब भी हम इक्विलिब्रियम वाले साइन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। तो ये रिएक्शन का के ए ज्यादा कब होगा, जब ये H पॉजिटिव ज्यादा जनरेट हो रहा है। के ए ज्यादा तो पी के ए क्या है, कम है। या इसको नॉर्मल बात कर सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी, जब ये बनना फेवरेबल होगा। जितनी जल्दी हमारे पास ये बनेगा उतनी जल्दी ही H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा।
तो इसी वजह से माइनस आई इफेक्ट जितना तगड़ा होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और प्लस आई की ये इन्वर्सली है, क्योंकि प्लस आई तो हमें चाहिए कि प्लस आई कभी भी H पॉजिटिव को बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो कार्बोक्सिलिक में हमें क्या चाहिए, माइनस आई ग्रुप चाहिए। जितना अच्छा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ही हमारे पास अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे अल्कोहल्स है, अल्कोहल में भी अगर अच्छा माइनस आई ग्रुप होगा तो हमारे पास ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। तो मेन हमें यही याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्लस आई। और फिर भी जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो एक रूल याद रखना है, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल क्या होता है, डिस्टेंस, नंबर और पावर। सबसे पहले हम डिस्टेंस से आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सबसे नजदीक उसका पावर सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब जो सबसे नजदीक वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम प्रायोरिटी देंगे पावर को। ये क्या है, किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बताऊंगी। बट इतना ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट का जब भी क्वेश्चन करना है, पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देनी है, फिर आपको नंबर को प्रायोरिटी देनी है, फिर आपको पावर को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जैसे कि ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास, इसकी आपको एसिडिटी बतानी है COOH। पहले तो डिस्टेंस देखो। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, जो भी हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है उसका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, नंबर, ये एक ही ग्रुप लगा हुआ है, नंबर भी सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है। अब आती है बात पावर की। दोनों के दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NO2 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो खींचेंगे, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से खींचेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा किसमें ज्यादा पावर है। पावर का कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये आपको रेजोनेंस में भी पता चलेगा और वैसे भी। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रह सकते हैं। फ्लोरीन जो है वो अपने ऊपर ज्यादा पावर नहीं शो करता। फ्लोरीन की माइनस आई की पावर कम है एज कंपेयर टू NO2। NO2 जो है वो रेजोनेंस की वजह से अपना इफेक्ट ज्यादा शो करता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि वैसे भी रेजोनेंस भी है। और मोरोवर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कई बार पावर हम डिफाइन नहीं कर पाते होते, हमें सिर्फ याद भी रखना होता है। यहाँ पे तो मैं रेजोनेंस वर्ड अगर मैं बोल लूँ तो कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि इधर तो रेजोनेंस हो नहीं रही है, वो कंसेप्ट लगाने लग जाओगे। बट स्टिल मैं सिर्फ लर्निंग एड के लिए बोल रही हूँ कि NO2 की पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा है। पावर के बेसिस पे हमने बोला कि NO2 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फिर आता है अल्कोहल। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे H पॉजिटिव का निकलना कब आसान होगा, जब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा। तो क्लोरीन भी माइनस आई शो करता है, फ्लोरीन भी करता है। डिस्टेंस देखते हैं पहले तो 1 2। ठीक है, ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। फिर हम नंबर देखते हैं, तो नंबर के बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है माइनस आई जनरेट करने वाले, यहाँ पे 1। तो जो 2 है उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, इसलिए ए जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, देन आगे चलते हैं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, CN और मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप मैंने बोला था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी सब में मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करेगा, एल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करेगा। CN जो है यहाँ पे इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट होता है। हमें अब आंसर बिल्कुल साफ साफ है, जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, फिर आता है कंपेयर pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज का मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ट्रीटियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये मैंने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, दोनों के दोनों प्लस आई लगा रहे हैं। हमें इतना मालूम है कि जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के। तो प्लस आई जिसका कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, जितना प्लस आई कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो प्लस आई ड्यूटेरियम का ज्यादा है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, इसलिए इस वाले की ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास Ka का ऑर्डर है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है पीके का ऑर्डर।
ठीक है, तो pKa का ऑर्डर हम बिल्कुल रिवर्स कर देंगे और हमारे पास ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर दैट? ये बात समझ आ गई आपको? क्या बोला मैंने कि आपको ये मालूम है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट CH3 जो है वो ज्यादा जनरेट करेगा, और प्लस आई इफेक्ट ये जो है ये कम जनरेट करेगा। ये प्लस आई इफेक्ट कम जनरेट करेगा। अगर ये प्लस आई इफेक्ट कम जनरेट करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी ये Ka ज्यादा होगा। Ka ज्यादा होगा तो pKa क्या हो जाएगा इसका? कम। देन कंपेयर पीएच वैल्यूज। आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, आप क्या है आपके पास, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये आपके पास माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगी है और ये अल्काइल ग्रुप है। हमें पता है कि प्लस आई वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है, तो इसलिए के ए का ऑर्डर ये आ गया। और पी के ए का ऑर्डर देखेंगे तो वो उल्टा आ जाएगा, यानी ए विल बी ग्रेटर देन बी। उसके आगे क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग रोक के करना। मैं सिर्फ इसलिए रुक नहीं रही हूँ सो दैट वीडियो का टाइम ज्यादा ना हो और हम ज्यादा चीजें कवर अप करें। कंपेयर एच पॉजिटिव की बात करते हैं यहाँ पे, कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जैसे ये NF3 है और ये Br है, तो ये भी माइनस आई कर रहा है, ये भी माइनस आई कर रहा है। एक ऐसी स्पीशी जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो हमेशा ही चाहेगी कि वो जल्दी जल्दी स्टेबलाइज हो, जल्दी जल्दी न्यूट्रलाइज हो। तो इस वजह से जो पावर है वो NF3 की ज्यादा है एज कंपेयर टू Br। यहाँ पे भी हमने DNP रूल लगाया, डिस्टेंस दोनों का सेम था, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे ही था, नंबर भी सेम है, ये ब्रोमीन है, ये NF3 पॉजिटिव, एक एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस और नंबर के बेसिस पे हम नहीं कर पाए। हमें अब पावर को प्रायोरिटी देनी है। पावर में अगर हम देखें तो NF3 का ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ताकि वो स्टेबल हो जाए। आगे हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी करनी है कंपेयर। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जो अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी बेसिसिटी शो होती है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। यहाँ पे एक आर लगा है तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, दो आर लगे हैं तो इसको सेकेंडरी अमीन बोलेंगे, तीन आर लगे हैं तो इसको टर्शरी अमीन बोलेंगे। तो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, अगर हम अपना लगाएं कंसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का अगर हम कंसेप्ट लगाएं तो हम ये बोलेंगे कि जैसे RNH2 है, देन R2NH है और R3N है, तो यहाँ पे जितने हमारे पास R ग्रुप लगे होंगे, जितने हमारे पास R ग्रुप लगे होंगे उतनी ही डोनेशन होगी और उतना ही अच्छा ये लोन पेयर अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। इधर हम बात करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास क्या है, R। तो इधर दो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, इधर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, तीन एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर DNP के अकॉर्डिंगली हम देखें तो नंबर जिसका ज्यादा उसकी ही डोनेशन पावर ज्यादा, और डोनेशन पावर ज्यादा तो बेसिसिटी भी ज्यादा। तो ये हमारे अकॉर्डिंगली आना चाहिए कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये गैस फेज में है जब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस मीडियम में तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे है RNH2 और एक्वस मीडियम में हमारे पास H पॉजिटिव आयन भी होंगे, जिसकी वजह से ये लोन पेयर ज्यादा देर तक रहता नहीं है और ये प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। अब प्रोटोनेट हो जाता है, अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें R2NH की, ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये R आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरीके से OH2 लग गया। फिर आ गया हमारे पास R3N। R3N के साथ अगर हम H पॉजिटिव लगाते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए कि तीन आपके पास R ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे OH2 लग जाएगा। तो आप क्या चेक कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी ही सोल्वेशन होगी। सोल्वेशन की वजह से हम देखेंगे कि जितनी ज्यादा सोल्वेशन होगी उतना ही वो सिस्टम उस तरीके से बिहेव करेगा। तो सोल्वेशन की बेसिस पे बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छे से
बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस वजह से प्राइमरी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी। ठीक है, सेकेंडरी की उससे कम, 3 डिग्री की उससे कम। तो ये हम मियरली नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर आता है वो आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पर एक्चुअल में हमारे पास ये ऑर्डर बिल्कुल दोनों के मेल जोल से बन के कुछ अलग ही आता है। अगर आपके पास आर ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है तो 2 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, और अगर आपके पास यही आर ईटी है यानी इथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यानी 2 डिग्री तो 2 डिग्री रहना ही है, मतलब 2 डिग्री की तो हमेशा ज्यादा रहनी रहनी है। जो मेन चेंज आना है वो आना है 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, मिथाइल के केस में 1 डिग्री और 3 डिग्री है, और इथाइल के केस में क्या है, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ये हमें याद रखना है, 213 और 231। उसके बाद कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और कार्बन रेडिकल की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने ज्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट लगे होंगे वो उसको उतना ज्यादा स्टेबल करेंगे। अगर माइनस आई लगा होगा तो वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, कार्बेनाइन में अगर इसके साथ माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप यानी इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे उतना स्टेबल है, क्योंकि कार्बेनाइन को हमें न्यूट्रलाइज करवाना है, हम चाहते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी। फिर आता है कार्बन, कार्बोकेटाइन का तो हो गया ना। ये आ गया कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस इलेक्ट्रॉन को जितना कोई वो है, देखो कार्बन फ्री रेडिकल जो है, ये मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, प्लस साइन इफेक्ट देने वाले होंगे, तो ये उतना स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। ठीक है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये उतना अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा ऑर्डर है जो आपको हमेशा लगाना ही लगाना है, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव और कार्बन रेडिकल। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रिटियम का प्लस आई ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। यहाँ पे डिस्टेंस में सब सेम है, नंबर में भी सब सेम है, तो पावर देखोगे आप, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप जिसमें लगा हुआ है वो आपके लिए अच्छी बात है, वो आपके लिए अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, डी। फिर कौन करेगा, फिर प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, बताइए जरा। फिर आपको शो करके देगा सी, फिर बी, और फिर ए। ए का लीस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इफेक्ट नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको हमने पावर के बेसिस के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी दे दी। ठीक है जी, ओके मैम आप कर लीजिए। हाँ जी, तो आप कैमरा का कर लीजिए। सो देन आ गया आपके पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, देन वो आपके लिए अच्छे हैं। ये माइनस आई इफेक्ट, ये CH3 जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कौन करवाएगा, जिसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट है, और ये जो प्लस आई वाला है ये इसको डिस्टेबलाइज करवाएगा, ये हमने ऊपर पढ़ा। पर बात ये आ जाती है कि माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट जो है वो मियरली हम किसके बेसिस पे बोल सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, और एक जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पावर के बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे DNP रूल अगर लगाते हैं तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस सबका सेम है, नंबर भी सेम है। पावर के बेसिस पे देखेंगे, सबसे ज्यादा जो पावर है वो NO2 की है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल करवाएगा। फिर आपके पास आ जाते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में भी आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करवा देगा। फिर आपके पास डी आ जाएगा, और ये जो डी है ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो वैसे ही उसको डिस्टेबलाइज करवाता है, इसलिए यहाँ पे डी आ गया। तो सी ए बी डी आपके पास ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। देन ब्रेड स्टूल, ब्रेड स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वहां से देख सकते हो। ये होती है एक ब्रिज हेड कार्बन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि कार्बोकेटाइन को एंगल चाहिए होता है 120 डिग्री, लेकिन इस रिंग की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन आ जाता है और इसको 120 डिग्री एंगल लेने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं
कि ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर कभी भी 120 डिग्री एंगल पॉसिबल ना होने की वजह से एंगल स्ट्रेन आता है और ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। तो इसी वजह से ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी प्लस अगर होगा तो वो हमेशा अनस्टेबल ही होगा। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि वहां पे कार्बन आयन है, कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वहां पे रह लेगा। तो कार्बन आयन जो है वो ब्रेड स्टूल के अकॉर्डिंगली कार्बन आयन जो है वो हमारा स्टेबल है रिजिड पोजीशन पे, लेकिन कार्बोकेटाइन जो है वो अनस्टेबल। तो ये देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर आपको कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप देखिए स्टेबिलिटी का बताना है, तो बी की स्टेबिलिटी तो पहले ही कम कह देंगे ब्रेड स्टूल के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम अपना इफेक्ट लगाएंगे कि ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कौन सा, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे NO2 का इफेक्ट लगा के देखते हैं। NO2 का क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे NO2 NO2 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हम अपना लगाएंगे कंसेप्ट DNP का। तो डिस्टेंस है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, हमें चाहिए प्लस आई इफेक्ट। तो जो सबसे नजदीक है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। तो A इज लेस स्टेबल देन B इज लेस स्टेबल देन C। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि है क्या आपके पास, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव तो है ही है, ठीक है। इसको स्टेबलाइज कौन करवाएगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन 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 सब में लगा हुआ है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इतना खींचने नहीं देगा क्योंकि ये इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है। और ये हाइड्रोजन जो है ये न्यूट्रल की तरह काम कर रहा है, इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा ग्रुप है, NF3 पॉजिटिव। तो यानी कि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवाएगा, फिर करवाएगा हाइड्रोजन वाला और फिर करवाएगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस R ग्रुप से स्टेबलाइज हो रही है, कम हो रही है। तो ACB जो है वो इसका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर दैट। अब चलते हैं आगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इधर आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नियरली DNP रूल के अकॉर्डिंगली देखिए, डिस्टेंस सबका सेम है, नंबर के अकॉर्डिंगली देखिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो यानी C सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर B, फिर आपके पास क्या है A। तो क्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है। अब आता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। जितना अच्छा बेस उसका उतना ही KB ज्यादा और PKB उतनी ही कम। तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितना अच्छा डोनेट कर पाते हैं वो हमारा डिटरमाइन करेगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इतने अवेलेबल नहीं है बाहर वाले किसी के लिए। तो A की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू B, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर डोनेशन, ठीक है। फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा हुआ, बट स्टिल हम बोलेंगे कि B की बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू A, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग हो सकती है। रिंग फ्लिपिंग कैसे, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना नाइट्रोजन जो है वो फ्लिपिंग कर देता है, ये यहाँ पे इस तरीके से एक स्टेज पहुंचती है और यहाँ पे इन्वर्जन हो जाती है। तो ये रिंग फ्लिपिंग हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते। रिंग फ्लिपिंग की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन इतनी अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं करता। यहाँ पे रिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज रहते हैं, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर लिए। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्यों स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये वाला, यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हमें एक कंसेप्ट और सीखना पड़ेगा, वो है रेजोनेंस का, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम ये समझ आएंगे, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आने से पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर करके आना, ये भी आपका रेजोनेंस ही होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, इसको जरूर ट्राई करके आना अगली वीडियो में आने से पहले, क्योंकि ये आपका हो जाएगा सॉल्व। आज वाले कंसेप्ट से ये वाला हो जाएगा। आपको ये बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा, ठीक है। और आपको इसका आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, सो दैट मेरे को पता चलता है कि आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया। क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी पता चलेगा।
तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, अदरवाइज आप अगली वीडियो से आने से पहले अपना सॉल्व करके रखना, सो देट आपको पता चले कि ये आपने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं सही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी फीडबैक है या कुछ नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। बाय, टेक केयर।